तो क्या मैं प्रारंभ करूं? हाँ सर, करिए सर। आवाज हाँ आवाज आप। पहुंच रही है? जी। हाँ। तो मैं डॉक्टर शिव हरि बिरादर का आभारी हूं कि उन्होंने एक तरह से मुझे कॉलेज के हेडफोन से निकाल के लगा लो। मजबूर किया कि इस आयोजन में मैं शामिल हूं और अपना व्याख्यान दूं, क्योंकि कुछ व्यस्तताओं की वजह से मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस आयोजन में समय दे पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन डॉक्टर शिवहरि बिरादर जी का जो आग्रह था उसको मैं नहीं टाल सका और आपके सामने हूँ और अपना वक्तव्य दूंगा। उनके प्रति मेरा आभार, प्रोफेसर की पद्मजा जी के प्रति आभार, और अरोरा डिग्री पीजी कॉलेज हैदराबाद के सभी शिक्षक साथियों, और इसके अतिरिक्त इस आयोजन में जो दूसरे शिक्षक और अन्य लोग जुड़े हैं उनके प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और मैं जिस विषय पर मुझे आज अपना व्याख्यान देना है उसका संबंध आधुनिकता का हिंदी साहित्य पर प्रभाव से है। ये मेरे व्याख्यान का शीर्षक है, आधुनिकता का हिंदी साहित्य पर प्रभाव। और अगर आप इस पूरे आयोजन का जो शीर्षक है उस पर ध्यान दें तो वो आधुनिक समाज में हिंदी साहित्य की भूमिका है। तो आधुनिक समाज में हिंदी साहित्य की भूमिका विषयक इस आयोजन में मुझे आधुनिकता का हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा इस पर व्याख्यान देने के लिए कहा गया है। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग शिक्षक हैं और शिक्षक को व्याख्यान देना, उनके सामने बोलना एक बड़ी चुनौती है। और हम सभी लोग लगभग एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, तो इस दृष्टि से हम सभी लोग एक दूसरे के सहयोगी भी हैं। और इसी भावभूमि से मैं आज का अपना व्याख्यान प्रारंभ कर रहा हूं कि व्याख्यान के पश्चात आपके जो भी सुझाव होंगे या अगर आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं होंगी, कुछ उत्सुकताएं होंगी, तो उसको भी व्याख्यान के बाद हम लोग साझा करेंगे। मेरा ख्याल है कि मेरा व्याख्यान 40 या 50 मिनट के आसपास का होना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कि इतने समय में अपना व्याख्यान मैं पूरा कर लूं, ताकि कुछ समय फिर आपके प्रश्नों और जिज्ञासाओं की चर्चा में भी दिया जा सके। तो इस संक्षिप्त भूमिका के साथ मैं अपने विषय की चर्चा प्रारंभ करता हूं, जिसको, जैसा कि मैंने कहा कि उस विषय का संबंध आधुनिकता का हिंदी साहित्य पर प्रभाव से है। अब सहज ही ये उत्सुकता किसी में भी होगी कि पहले तो हम ये समझें कि आधुनिकता क्या है, और फिर उसके बाद हम ये चर्चा अवश्य कर सकते हैं कि आधुनिकता का हिंदी साहित्य पर प्रभाव क्या हुआ। एक सामान्य समझ आधुनिकता की जो ऐसे लोगों के बीच में प्रचलित है जिनका ज्ञान विज्ञान या साहित्य से कोई सीधा संबंध नहीं है, उनकी दृष्टि में आधुनिकता का मतलब एक विशेष प्रकार का फैशन या रहने का तौर तरीका है। लेकिन जो लोग साहित्य, संस्कृति या ज्ञान विज्ञान के दूसरे अनुशासनों में जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि आधुनिकता का मतलब सिर्फ इतना नहीं है।
आधुनिकता को प्रायः मध्यकालीनता के विलोम के रूप में पेश किया जाता है कि आधुनिकता का संबंध उस विचार से है, चिंतन की उस पद्धति से है जिसकी बुनियाद पर आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है और मध्यकाल का अंत माना जाता है। एक तरह से वो चिंतन या विचार जो आधुनिकता के केंद्र में है, वो मध्यकालीनता को अपने से अलग करता है या मध्यकालीनता की समाप्ति की उद्घोषणा करता है कि अब मध्ययुगीन समाज समाप्त हुआ और अब आधुनिक युग की शुरुआत हुई। साहित्य में भी और साहित्य के अतिरिक्त इतिहास में भी आधुनिक युग की चर्चा होती है। तो जहां से आधुनिक युग शुरू होता है और आधुनिक युग की जो भी विचार और चिंतन की प्रणाली है, उसी से आधुनिकता शब्द की उत्पत्ति होती है। ये वो विचार या चिंतन जिसने आधुनिक युग की शुरुआत की, आधुनिक युग की शुरुआत में जिस विचार की चिंतन की प्रमुख भूमिका रही, उसको हम आधुनिकता से जोड़कर देखते हैं। अगर आप केवल भारत ही नहीं बल्कि समूची दुनिया के परिदृश्य को देखें तो आधुनिक युग की शुरुआत का इतिहास कुछ अलग अलग मिलेगा। जैसे सामान्य रूप से ये माना जाता है कि पश्चिम में आधुनिक युग की शुरुआत रेनेसांस, जिसका हिंदी में अनुवाद हम लोग पुनर्जागरण या नवजागरण करते हैं, यानी 14वीं शताब्दी के आसपास, 14वीं 15वीं शताब्दी के आसपास पश्चिम में आधुनिक युग की शुरुआत होती है, जिसमें जो पहला दौर है पश्चिम के आधुनिक युग का की शुरुआत का, उसको पुनर्जागरण कहा जाता है। और उसके बाद जो दूसरा दौर आता है जिसका संबंध 18वीं सदी से, यूरोप की 18वीं सदी से जोड़ा जाता है और जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द है इनलाइटनमेंट, और हिंदी में उसका अनुवाद हम लोग ज्ञानोदय करते हैं, कुछ लोग प्रबोधन युग भी कहते हैं। अंग्रेजी में एक और दूसरा शब्द भी चलता है, एज ऑफ रीजन, ज्ञान का विवेक का दौर, 18वीं सदी जो है। तो आधुनिकता का दूसरा चरण यूरोप में 18वीं सदी है और आधुनिकता के तीसरे चरण की शुरुआत 18वीं सदी के अंत या 19वीं सदी के शुरुआत से जोड़कर देखी जाती है और इसे मोटे तौर पर औद्योगिक क्रांति और आधुनिक विज्ञान के विकास के साथ जोड़कर समझने का प्रयास यूरोप के इतिहास में किया जाता है। तो अगर आप यूरोप के इतिहास पर विचार करें तो वहाँ आधुनिकता के विकास का ये सिलसिला आपको मिलेगा, जिसका बहुत सूत्र रूप में संक्षेप में मैंने अपने विषय को संदर्भित करने के लिए उल्लेख कर दिया और मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। तो अगर आधुनिक युग और आधुनिकता के यूरोप के इस इतिहास को हम ध्यान में रखें तो हम फिर इस बात की भी चर्चा कर सकते हैं कि भारत में आधुनिक युग की शुरुआत कब होती है, क्योंकि आधुनिक युग की शुरुआत होगी तभी आधुनिकता आएगी और जब आधुनिकता आएगी तब फिर वो हिंदी साहित्य को प्रभावित करेगी। इसलिए इस श्रृंखला को, इस कड़ी को जानना जरूरी है। मेरा विश्वास है कि न केवल हिंदी में, हिंदी साहित्य के इतिहास में, बल्कि समूचे भारत के इतिहास में, उसमें चाहे उत्तर भारत की भाषाएं हो चाहे दक्षिण भारत की भाषाएं हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो या
तमिल ही क्यों न हो, भारत की सभी भाषाओं के इतिहास में आधुनिकता की शुरुआत, जहां तक मुझे जानकारी है, 19वीं सदी से मानी जाती है कि आधुनिक युग की शुरुआत भारत की सभी भाषाओं में 19वीं सदी में होती है। ऐसा मुझे लगता है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि सभी भारतीय भाषाओं के इतिहास में ये बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि उनके आधुनिक युग की शुरुआत 19वीं सदी में हुई। अगर आप इतिहास की पुस्तकों पर ध्यान दें तो भारत की इतिहास की जो पुस्तकें हैं वो भी ये बताती हैं, ज्यादातर पुस्तकें ये बताती हैं कि आधुनिक युग की शुरुआत भारत में 19वीं शताब्दी में हुई। कुछ पुस्तकें तो ये भी बताएंगी आपको, उनमें ये उल्लेख आपको मिलेगा कि आधुनिक युग की शुरुआत भारत में 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के साथ होती है। यद्यपि कुछ इतिहासकार ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जो भारत में आधुनिक युग की शुरुआत 1857 की क्रांति के साथ जोड़कर दिखाते हैं, उल्लेख करते हैं। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि इतिहास की पुस्तकों में भी, ज्यादातर इतिहास की पुस्तकों में अभी भी आधुनिक युग की शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। और कदाचित इसीलिए भारत की सभी भाषाओं के साहित्य के इतिहास में आधुनिक युग की शुरुआत 19वीं सदी से दिखाई जाती है। और मेरा ख्याल है कि तेलुगु में भी यही पढ़ाया जाता होगा कि तेलुगु साहित्य का आधुनिक युग 19वीं सदी में शुरू होता है। तो ये एक सामान्य परिप्रेक्ष्य है जिसको ध्यान में रखकर हम आधुनिक और आधुनिकता के आरंभ के भारतीय संदर्भ की चर्चा कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि भारत में आधुनिक युग की शुरुआत 19वीं सदी में। ये बात, जैसा कि मैंने कहा, कि लंबे समय तक हमारे इतिहासकार इस बात को मानते रहे और इतिहासकारों की इस विचार से, इस मान्यता से साहित्य के विद्वान, साहित्य के अध्येता और साहित्य का अलग अलग भाषाओं के साहित्य को लिखने वाले इतिहासकार, साहित्य के इतिहासकार अपनी अपनी भाषाओं में आधुनिक युग की शुरुआत 19वीं सदी से मानते रहे। हिंदी में भी आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की शुरुआत 19वीं सदी से मानी जाती है और आधुनिक युग के प्रवर्तक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। हिंदी साहित्य के जो भी अध्येता हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हिंदी में भी आधुनिक युग की शुरुआत 19वीं सदी में दिखाई जाती है और उसके प्रवर्तक के रूप में, मैं दोहरा रहा हूं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। तो ये जो समझ है आधुनिकता की और आधुनिक युग की, वो लंबे समय तक हमारे साहित्य के अनुशासनों पर और इतिहास और समाज विज्ञान के अनुशासनों पर इस समझ का लंबे समय तक असर रहा है, प्रभाव रहा है और इसी रूप में इसका अध्ययन अध्यापन भी किया जाता रहा है। लेकिन 20वीं सदी के अंत में इस समझ में बदलाव का सूत्रपात होता है कि आधुनिक युग की शुरुआत भारत में कब से मानी जाए। 20वीं सदी में अगर तिथि की दृष्टि से आप विचार करना चाहें, ध्यान देना चाहें, तो 1998 में एक बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका है
और वो पत्रिका प्रकाशित होती है अमेरिका से, जिसका नाम है डेडलस। तो डेडलस की इस पत्रिका में 1998 में 1998 में एक विशेषांक प्रकाशित होता है, और उस विशेषांक का नाम रखा जाता है अर्ली मॉडर्निटीज। अगर हम उसका हिंदी में अनुवाद करें तो आरंभिक आधुनिकताएं, आधुनिकता नहीं, आधुनिकताएं। और इस डेडलस के इस विशेषांक में दो ऐसे लेख छपते हैं जिनका संबंध भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति से है, और मैं उनका सूत्र रूप में संक्षेप में नामोल्लेख आपके सामने करता हूं। एक लेख छपता है प्रोफेसर संजय सुब्रमण्यम का, और उस लेख का नाम है विनियट्स ऑफ अर्ली मॉडर्निटीज इन साउथ एशिया। और दूसरा लेख छपता है प्रोफेसर शेल्डन पोलक का, और इस लेख का नाम है इंडिया इन वर्नाकुलर मिलेनियम। अगर आप इन दोनों लेखों को पढ़ना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर सर्च कर इन दोनों लेखों को पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये दोनों लेख वहां पर सहज सुलभ है। तो ये जो दो लेख 1998 में डेडलस पत्रिका में छपे, वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इनमें ये बात पहली बार कही गई कि भारत में आधुनिक युग और आधुनिकता की शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानना सही नहीं है, उचित नहीं है। इस पर नए सिरे से पुनर्विचार करने की जरूरत है। संजय सुब्रमण्यम ने इस लेख में ये बात कही कि आधुनिकता का संबंध लंबे समय तक पश्चिम से माना जाता रहा है। कि आधुनिकता की शुरुआत पश्चिम में होती है और फिर धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। जैसे आधुनिकता कोई वायरस है, कोरोना की तरह, कि उसकी उत्पत्ति भले ही पश्चिम में हुई हो, लेकिन फिर वो पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो संजय सुब्रमण्यम ने आधुनिकता की पश्चिम केंद्रित जो समझ थी, उसको अंग्रेजी में यूरोसेंट्रिक समझ कहते हैं, उसको चुनौती दी, उसकी आलोचना की और कहा कि आधुनिकता कोई वायरस नहीं है। और मैं उनको कोट कर रहा हूं, संजय सुब्रमण्यम ने उस लेख में लिखा कि आधुनिकता कोई वायरस नहीं है जिसका जन्म पश्चिम में हुआ और फिर वो समूची दुनिया में फैल गई। संजय सुब्रमण्यम का तर्क ये है कि सभी सभ्यताएं आधुनिकता का एक रूप अपने ढंग से विकसित करती हैं, और आधुनिकता के अलग अलग सभ्यताओं के जो रूप हैं उनमें भिन्नता के साथ समानता भी होती है। और इसलिए आधुनिकता की परिकल्पना एक वचनात्मक नहीं, बहुवचनात्मक होनी चाहिए। समानता के साथ साथ अलग अलग सभ्यताओं में आधुनिकता के विकसित होने वाले रूप में पाई जाने वाली भिन्नता को भी चिन्हित और रेखांकित करने की जरूरत है। संजय सुब्रमण्यम का तर्क ये है, और जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि अगर आप ये मान लें कि प्रत्येक सभ्यता अपने ढंग से अपना एक विशिष्ट आधुनिकता का संस्करण विकसित करती है, तो फिर ये मानने की जरूरत नहीं रहेगी कि आधुनिकता का विकास तो पश्चिम में हुआ और फिर दूसरी सभ्यताओं में आधुनिकता का ये रूप धीरे धीरे फैल गया। और इस तरह से आधुनिकता की उस यूरो केंद्रित, यूरोसेंट्रिक समझ का भी परिष्कार हो जाएगा, जिसके सहारे लंबे समय तक न केवल भारत के इतिहास बल्कि भारतीय भाषाओं का इतिहास भी समझा जाता रहा, पढ़ाया जाता रहा। उसको भी
हम इस नई समझ के साथ बदल सकते हैं या बदलना चाहिए, क्योंकि अगर आधुनिकता का अभ्युदय 19वीं सदी में हम मानते हैं भारत के संदर्भ में, तो उसके साथ कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं जिन पर पहले उस तरह से लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिन दो लोगों का मैंने नाम लिया उसके अतिरिक्त भी और कई इतिहासकार और समाज विज्ञान के अध्येता 1980 के दशक के बाद ऐसे विद्वानों का लेखन सामने आता है जो आधुनिकता की यूरोप केंद्रित समझ को चुनौती देते हैं, जिनमें संजय सुब्रमण्यम का, बी नारायण राव का, डेविड शुल्मन का, मुजफ्फर आलम का, और जैसे कि अभी मैंने कहा कि शेडन पुलक का नाम लिया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इतिहासकार और समाज विज्ञान के अध्येता हैं जो आधुनिकता की यूरो केंद्रित समझ को अस्वीकार करते हैं और उनको मोटे तौर पर रिविजनिस्ट हिस्टोरियन या सोशल साइंटिस्ट कहा जाता है, जो उस पुरानी समझ को चुनौती दे रहे होते हैं जिसके अनुसार आधुनिकता की समझ मूलतः यूरो केंद्रित थी। इन विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया और कहा कि अगर हम आधुनिकता का संबंध भारत के संदर्भ में 19वीं सदी से जोड़कर देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमें यह भी मानना पड़ेगा कि आधुनिकता का अभ्युदय भारत में अंग्रेजी शासन से हुआ। अंग्रेजी शासन नहीं आता तो जैसे भारत में आधुनिकता का अभ्युदय ही न होता। और अगर आप ये मान लेते हैं कि अंग्रेजी शासन स्थापित होने की वजह से इंग्लैंड की अधीनता में भारत के आ जाने के बाद भारत में आधुनिकता का आरंभ होता है, आधुनिकता की चेतना का सूत्रपात होता है विभिन्न भाषाओं के साहित्य में, तो फिर प्रकारांतर से आपको यूरोप के उपनिवेशवाद की एक सकारात्मक भूमिका भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि उन्होंने चाहे जो कुछ जितना भी अत्याचार किया हो, शोषण किया हो, लेकिन उनके बिना भारत में आधुनिकता की शुरुआत नहीं हो सकती थी। तो उपनिवेशवाद को प्रकारांतर से ये समझ आधुनिकता के सूत्रपात का श्रेय दे देती है, जो ये मानती है कि भारत में आधुनिकता की शुरुआत 19वीं सदी में हुई। इसलिए इन इतिहासकारों ने इस समझ को चुनौती दी और कहा कि जैसे यूरोप में आधुनिकता की शुरुआत 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है और उसका संबंध यूरोप में यूरोप की आधुनिक भाषाओं के विकास से है, वैसे ही भारत में भी 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी में अलग अलग क्षेत्र की आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास होता है। उसमें लेखन की शुरुआत होती है, साहित्य और दूसरे अनुशासन से संबंधित ज्ञान के लेखन का सिलसिला इन भाषाओं में शुरू होता है। इसलिए यूरोप की तरह ही भारतीय संदर्भ में भी आधुनिकता की शुरुआत 13वीं 14वीं शताब्दी या कुछ क्षेत्रों में 15वीं शताब्दी के आसपास रखी जानी चाहिए, जब इन क्षेत्रों की जो अपनी आधुनिक भाषाएं हैं उनमें लेखन का शुभारंभ होता है। और इस प्रक्रिया को समझाने के लिए एक नई शब्दावली गढ़ी गई जिसका जिक्र संजय सुब्रमण्यम के उस लेख में भी आता है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, और वो शब्द है अर्ली मॉडर्निटीज। हिंदी में अगर हम अनुवाद करें तो आरंभिक आधुनिकता कर सकते हैं। और इन इतिहासकारों ने, समाज विज्ञान के अध्येताओं ने
ये बात जोर देकर कही कि आधुनिकता के दो चरण हैं। एक अर्ली मॉडर्निटीज का चरण है, आरंभिक आधुनिकता का चरण है, और दूसरा चरण वो है जिसका संबंध औद्योगिक क्रांति के बाद के दौर से बनता है। इसलिए आधुनिकता के इतिहास को समझने की दृष्टि से इन दोनों चरणों की विकास प्रक्रिया को ध्यान में रखना जरूरी है। यानी आरंभिक आधुनिकता और वो आधुनिकता जिसका उल्लेख हम पहले करते आ रहे हैं और जिसका संबंध प्रायः औद्योगिक क्रांति के साथ जोड़कर देखते हैं। तो आरंभिक आधुनिकता का जो ये दौर है उसको शेल्डन पुलक और संजय सुब्रमण्यम ने 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास और भारतीय भाषाओं के साहित्य के इतिहास के संदर्भ में समझने और व्याख्यायित करने का प्रयास किया और ये दिखाया कि भारतीय भाषाओं में 13वीं शताब्दी के बाद, अगर जैसे आप तेलुगु की बात करें तो 13वीं शताब्दी के आसपास ही तेलुगु साहित्य की शुरुआत व्यवस्थित रूप से दिखाई पड़ने लगती। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की जो आधुनिक स्थानीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनमें लेखन की शुरुआत इस दौर में आपको मिलेगी और उसी के साथ उनमें वो चेतना भी दिखाई पड़ने लगती है जिसका संबंध प्रायः आधुनिकता से जोड़कर दिखाया जाता रहा है, जिसकी उस रूप में व्याख्या की जाती रही है। अब ये आधुनिक चेतना क्या है, ये भी विचारणीय विषय है। यानी आधुनिकता क्या है, आधुनिकता से क्या आशय है, इस पर भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए और उसके बाद मैं थोड़ा सा और समय लेकर के अपनी चर्चा को पूरा करूंगा, जहां हिंदी साहित्य के प्रभाव का उल्लेख करूंगा। आधुनिकता का संबंध प्रायः एक ऐसे विचार पद्धति से जोड़ा जाता रहा है जिसमें तर्क, विवेक और बुद्धि के आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के बजाय बुद्धि, विवेक और परीक्षण के द्वारा जो बात सही लगती है उसको हम मानते हैं और इस आधार पर नहीं मानते हैं कि अमुक ग्रंथ में लिखा है ये या अमुक व्यक्ति ने कहा है। तो एक प्रकार से एक ऐसी चेतना जो बुद्धि और विवेक को ही आधार बनाकर चिंतन करे और किसी भी ऐसी मान्यता को बिना विवेचन किए, परीक्षा किए अस्वीकार करे जो पहले से चली आ रही है, उसको हम आधुनिकता के साथ जोड़ करके व्याख्यायित कर सकते हैं कि आधुनिकता एक ऐसी चेतना है जिसके बुनियाद में, जिसके ज्ञान की बुनियाद में बुद्धि और विवेक है। बुद्धि और विवेक के अतिरिक्त आधुनिकता की चेतना और किसी सहारे ज्ञान को परिभाषित करने से इनकार करती है। अब ये तो बहुत सामान्य और मोटी बात है जिसको आधुनिकता की चेतना के संदर्भ में व्याख्यायित किया जाता रहा है और उसकी चर्चा होती रही। लेकिन इस पर भी विद्वानों ने बहुत गंभीर कार्य किया है कि आधुनिकता की इस चेतना का अभ्युदय कैसे होता है, वो प्रक्रिया क्या है जहां पर इस चेतना का अभ्युदय होता है जिसमें सिर्फ बुद्धि और विवेक के आधार पर हम ये निर्णय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। किसी के कहने पर या किसी ग्रंथ में लिखे होने के आधार पर हम किसी बात को स्वीकार नहीं करते। पश्चिम में एक विद्वान हुए जिनका नाम है चार्ल्स टेलर। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सोशल इमेजिनरी। इस पुस्तक में उन्होंने पश्चिम में आधुनिकता के अभ्युदय के उन कारकों का उल्लेख किया जिसने इस आधुनिक चेतना को, बुद्धि केंद्रित आधुनिक चेतना को, तर्क केंद्रित आधुनिक चेतना को जन्म दिया। तो चार्ल्स टेलर ने जो बातें इस पुस्तक में लिखी हैं सोशल इमेजिनरी में, उसके विस्तार में मैं नहीं चाह रहा हूँ, सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि चार्ल्स टेलर ने इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया इस पुस्तक में कि
एक ऐसे व्यक्ति का अभ्युदय जो परिवार, समुदाय या अपनी धार्मिक परंपरा से ऊपर उठकर सिर्फ बुद्धि और विवेक के आधार पर कुछ सोचने का साहस दिखाए। ऐसे व्यक्ति का अभ्युदय आधुनिकता के लिए पश्चिम में बहुत जरूरी था। इसी के साथ उन्होंने एक दूसरे कई 4-5 बातों का उन्होंने आधुनिकता के अभ्युदय की प्रक्रिया के साथ जोड़कर व्याख्या की है, लेकिन मैं 1-2 का ही जिक्र आपके सामने कर रहा हूँ। दूसरा ये कि एक ऐसा पब्लिक स्फीयर लोकवृत्त होना चाहिए जहां आप किसी भी बात पर तर्क वितर्क कर सकें, वाद विवाद कर सकें और उसके बाद आप किसी निर्णय पर पहुंच सकें, जहां असहमति का पूरा अवकाश हो। किसी की भी बात से कोई भी असहमत हो सकता हो और असहमति के तर्क दे सकता हो, जहां ये छूट या स्वाधीनता भी मिले और बिना इस छूट या स्वाधीनता के संवाद और वाद विवाद संभव नहीं है। तो ये कुछ कारक चार्ल्स टेलर ने अपनी इस पुस्तक में गिनाए, जिसका नाम जैसा कि मैंने कहा कि सोशल इमेजिनरी है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही कि कोई जरूरी नहीं है कि सभी सभ्यताओं में आधुनिकता की यही कारक मिले। अलग अलग सभ्यताओं में आधुनिकता के अभ्युदय के फैक्टर्स कारक सभी कारक एक जैसे नहीं हो सकते। इसीलिए आधुनिकता का स्वरूप और आधुनिकता का विवेक भी सभी सभ्यताओं में पूरी तरह एक जैसा हो, ये जरूरी नहीं है। और उन्होंने इस पुस्तक के अंत में ये लिखा कि दूसरी सभ्यता के विद्वानों को उनकी सभ्यता में आधुनिकता का विकास किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ, उसके कारक क्या थे, इसका विश्लेषण और अध्ययन कर चिन्हित करना चाहिए। मैंने जो बात कही है उसका संदर्भ सिर्फ पश्चिम में आधुनिकता के विकास से है। और तो इस तरह अगर आप ध्यान दें तो चार्ल्स टेलर ने इस बात की गुंजाइश छोड़ी कि पश्चिम से बाहर की जो सभ्यताएं हैं वो अपनी आधुनिकता की विकास प्रक्रिया को समझने की दृष्टि से और उसके वैशिष्ट या उसकी भिन्नता को समझने की दृष्टि से उन्हें अपने समाज के इतिहास का नए सिरे से अध्ययन करना चाहिए और उन कारकों को चिन्हित करना चाहिए जिनकी वजह से उनके यहाँ आधुनिकता का वो विशिष्ट रूप धीरे धीरे विकसित हुआ, जो पश्चिमी आधुनिकता से पूरी तरह मिलता जुलता नहीं है, उससे कुछ उसकी भिन्नता भी है। तो अगर इन बातों को हम ध्यान में रखें तो हम एक देशज या वैकल्पिक आधुनिकता की भी बात कर सकते हैं। और ये देशज और वैकल्पिक आधुनिकता पश्चिमी आधुनिकता की हूबहू नकल नहीं होगी, इसका अपना वैशिष्ट होगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक जगह कहा था कि हमारा इतिहास चाहे जैसा हो, लेकिन वो इतिहास हमारा है। हम किसी दूसरे का इतिहास उधार नहीं ले सकते। हमें अपने इतिहास से ही काम चलाना होगा। उसी से लड़ते झगड़ते हम अपना विकास करेंगे, क्योंकि उसी के बीच हम हैं और इतिहास का हम चुनाव नहीं कर सकते। एक इतिहास और एक सांस्कृतिक परंपरा के हम वारिस हैं, वो हमें विरासत में मिला है और उसके बीच से ही हमें आगे निकलना होगा। आधुनिक समाज और जीवन की परिकल्पना करनी होगी। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के इस विचार को भी अगर आप ध्यान में रखें तो ये जरूरी हो जाता है कि हम पश्चिमी आधुनिकता की नकल करने के बजाय या पश्चिम में जो कुछ हुआ उसी को यहाँ लागू करने के बजाय भारतीय आधुनिकता का, देशज आधुनिकता का जो वैशिष्ट है उसको देखें और चिन्हित करें और ये समझने की प्रक्रिया करें, प्रक्रिया को इस समझने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं कि भारतीय आधुनिकता का क्या वैशिष्ट है या क्या वैशिष्ट हो सकता है और उसमें कौन से ऐसे अभिलक्षण हैं जो
उसे पश्चिमी आधुनिकता से भिन्न बनाते हैं। और इसीलिए दो नए शब्दों का प्रयोग समाज विज्ञान में और साहित्य के अध्ययन में भी इधर काफी ज्यादा हो रहा है। एक है देशज आधुनिकता, यानी वो आधुनिकता जो भारत के अपनी इतिहास प्रक्रिया के अंदर से विकसित हुई, और दूसरा है वैकल्पिक आधुनिकता, अंग्रेजी में जिसे ऑल्टरनेटिव मॉडर्निटी कहते हैं। यानी एक आधुनिकता वो है जो पश्चिम में विकसित हुई, लेकिन दूसरी सभ्यताओं में कोई जरूरी नहीं है कि हूबहू उसी रूप में आधुनिकता का विकास हो। आधुनिकता का एक वैकल्पिक रूप भी हो सकता है, और ये वैकल्पिक रूप दूसरी सभ्यताओं के संदर्भ में दिखाई पड़ सकता है, भारत के संदर्भ में भी दिखाई पड़ सकता है। तो हिंदी का जो संबंध है और जो हमारे व्याख्यान का विषय था कि आधुनिकता का हिंदी साहित्य पर प्रभाव, तो ये एक लंबा और बड़ा विषय है, और इस पर चर्चा करने के लिए बहुत समय चाहिए, उतना समय है नहीं। इसलिए मैं श्रुत रूप में इससे संबंधित कुछ बातों का उल्लेख आपके सामने कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि अगर आप आधुनिकता के उस रूप को देखें जिसका विकास, जैसा कि मैंने अपने व्याख्यान के प्रारंभ में कहा था, 19वीं सदी में होता है, तो उसका संबंध भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत से जुड़ता है। आप जानते हैं कि भारत में 1832 ईस्वी में 1832 में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होती है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, भारत की सभी भाषाओं में, चाहे वो दक्षिण की हो चाहे उत्तर की हो, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। और 19वीं सदी में भारतीय भाषाओं में जो भी साहित्य लिखा गया वो अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से बहुत गहरे अनुप्राणित है, उसका गहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। अंग्रेजी शिक्षा का असर 19वीं सदी के भारतीय भाषाओं में लिखे गए साहित्य पर देखा जा सकता है, सभी भाषाओं में। और यहाँ तक उसके प्रभाव को आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि सभी भारतीय भाषाओं में 19वीं सदी में जो भी लेखक हुए, उनमें ये जिनकी भी एक साहित्यकार के रूप में पहचान बनी, उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जो अंग्रेजी ना जानता रहा। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ 19वीं सदी में कि साहित्यकार, लेखक या रचनाकार वही माना गया जिसको अंग्रेजी आती थी, जिसने अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी का समाज विज्ञान और विज्ञान पढ़ रखा था, या उसकी कुछ जानकारी थी, या उसके बारे में कुछ सुन रखा था। तो एक गुणात्मक पैराडाइम शिफ्ट आपको 19वीं सदी में दिखाई पड़ता है सभी भारतीय भाषाओं में, और उसमें हिंदी में भी, कि एक नए ढंग का साहित्य लिखा जाने लगता है और उसकी विवेचना आधुनिक युग के साथ जोड़कर की जाने लगती है। जैसा कि मैंने कहा कि इस परिवर्तन में अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन की बड़ी भूमिका है। तो जो पहली बात जो समझने की है कि वो ये है कि अगर आप 19वीं सदी से आधुनिक युग की शुरुआत मानते हैं, तो फिर आपको अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव को भी ध्यान में रखकर इसकी चर्चा करनी पड़ेगी, और ये मानना पड़ेगा कि आधुनिक साहित्य की रचना में अंग्रेजी साहित्य का बहुत गहरा प्रभाव है। तो एक तो स्थिति ये है कि आधुनिकता का हिंदी साहित्य पर प्रभाव। अब ये जो 19वीं सदी में जिस प्रकार की आधुनिकता आई और जिसका हिंदी सहित सारी भारतीय भाषाओं पर प्रभाव पड़ा, उसको अब औपनिवेशिक आधुनिकता कहा जाता है, क्योंकि औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी शासन की अधीनता में ये आधुनिकता है, इसलिए अंग्रेजी में जिसे कॉलोनियल मॉडर्निटी कहते हैं। तो आधुनिकता का हिंदी साहित्य पर पड़ने वाला जो प्रभाव है
उसका एक संदर्भ 19वीं सदी है से जुड़ता है, औपनिवेशिक आधुनिकता से जुड़ता है, और उस प्रसंग में विस्तार से चर्चा की जा सकती है। और मैं समझता हूं कि उसके लिए फिर एक अलग स्वतंत्र व्याख्यान की आवश्यकता है। दूसरी चीज कि अगर आप आधुनिकता को भारतीय भाषाओं के अभ्युदय, लेखन की भाषा के रूप में अभ्युदय के साथ जोड़ें, तो फिर आधुनिकता का संबंध, भारतीय आधुनिकता का संबंध, भारतीय आरंभिक आधुनिकता का संबंध आपको 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी में देखना पड़ेगा। अगर हिंदी का की बात करें तो 14वीं शताब्दी के आसपास हिंदी में, या हिंदी के जो पुराने रूप है उसमें साहित्य लिखने का इतिहास और साक्ष्य मिलने लगता है, और उसके साथ आधुनिक युग की शुरुआत, आरंभिक आधुनिक युग की शुरुआत को रेखांकित किया जा सकता है। कुछ लोग जानते होंगे कि हिंदी में डॉक्टर रामविलास शर्मा काफी पहले से ये बात प्रस्तावित करते रहे हैं कि हिंदी में आधुनिक युग की शुरुआत 19वीं सदी से नहीं बल्कि 14वीं सदी से या 15वीं सदी से माननी चाहिए, जब हिंदी के पुराने रूपों में साहित्य और दूसरे ग्रंथों के लेखन का सिलसिला प्रारंभ हुआ। तो ये एक दूसरा संदर्भ है, और जिसके लिए, जैसा कि मैंने कहा कि आरंभिक आधुनिकता या अंग्रेजी में अर्ली मॉडर्निटी शब्द का प्रयोग हो रहा है, और एक साहित्य के शिक्षक के रूप में या साहित्य के अध्येता के रूप में हमें स्वयं इन बातों को जानना चाहिए और अपने विद्यार्थियों के बीच भी इस बात को ले जाना चाहिए, ताकि भारत के इतिहास के बारे में और भारतीय भाषाओं के साहित्य के इतिहास के बारे में और उनमें आधुनिक युग की शुरुआत कब और कैसे होती है इसके बारे में जो नया शोध और अनुसंधान हुआ है, जो नए प्रकार का ज्ञान आया है, उससे हम परिचित हो सके और अपने विद्यार्थियों को परिचित करा सकें। मेरा ख्याल है कि इस सीमित समय में जो बातें सूत्र रूप में मैं कह सकता था मैंने कह दी। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर बहुत विस्तार से चर्चा करनी हो तब तो फिर कम से कम 2 स्वतंत्र व्याख्यान देने चाहिए। एक तो 19वीं सदी में औपनिवेशिक आधुनिकता के बारे में, और दूसरा 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय भाषाओं के साहित्य और लेखन की भाषा के रूप में अभ्युदय के साथ जो आरंभिक आधुनिकता की शुरुआत होती है उसके बारे में। लेकिन ये 2 बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक विषय हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इनके लिए 2 स्वतंत्र व्याख्यानों की आवश्यकता होगी, जिस पर कभी संभव होगा तो आगे अगर आप लोगों का आग्रह होगा तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इस व्याख्यान के बाद भी पर चर्चा कर सकते हैं। और अंत में मैं एक बार फिर डॉक्टर शिवहरि बिरादर को के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि